हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट नंबर 4, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। इससे पहले 3 मॉडल सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके खोजना आपको मिल जाएगा। ये सारे मॉडल सेट जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन जो है इसी से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ये मॉडल सेट नंबर 4। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए देखते हैं आज का ये पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट नंबर 4। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? कांग्रेस के युवा तुर्कों में से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चंद्रशेखर को। ध्यान रखना आपको, चंद्रशेखर को जाना जाता है युवा तुर्कों में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? एट प्रेजेंट जो है इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम सक्रिय है, कौन सा पार्टी सिस्टम चलता है इंडिया में, ये बताना है आपको। कौन सा मौजूद है ये बताना। तो ये हैगा बहुदलीय, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में अभी है। बहुत सारे पार्टियां हैं इंडिया में चुनाव जो लड़ती है, तो बहुदलीय व्यवस्था है इंडिया में इस टाइम। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है? अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। अब तो ये 370 अनुच्छेद जो है ये तो हट चुका है, एबॉलिश हो चुका है, लेकिन जब ये था तो ये किससे संबंध था? जम्मू कश्मीर जब एक, तो ये 370 से आर्टिकल से संबंध था जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो किस दल के नेता थे? ये थे भारतीय जनसंघ के नेता थे। भारतीय जनसंघ के ये नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर का विलय जो भारत में होना था, उस विलय पत्र पे जो हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो ये किया गया राजा हरि सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? राजा हरि सिंह के द्वारा जो है इस विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया गया। आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखना, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो ये बनाया गया था क्या? भाषा को बनाया गया था पुनर्गठन का आधार। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार जो है वो लैंग्वेज को, भाषा को बनाया गया था। ध्यान रखना आपको, लैंग्वेज पे बेसिस पे राज्य का पुनर्गठन हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1953 ईस्वी में। कब हुआ? 1953। ध्यान रखना आपको, 1953 में गठन हुआ और 1956 से ये लागू हुआ। ओके, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जितना बार आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तभी सही होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। जितना ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही एग्जाम में आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है आपको। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी क्या कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ? गोवा भारतीय संघ का राज्य जो है वो किस वर्ष हुआ? तो वह 1987 में। कब हुआ? 1987। ध्यान रखना आपको, 1987। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ओके, ध्यान रखना आपको, 8 संघ शासित प्रदेश हैं एट प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? भारत में जो है किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि निजी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का समावेश होता है। तो इसलिए भारत को जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था हम कहेंगे। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी 1961 से 66। क्या थी? 1961 से 66 जो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, खाद्य संकट के सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? तो ये था बिहार। बिहार जो था खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य था, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? पंचशील के 5 सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा घोषित किए गए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके द्वारा पंचशील के सिद्धांत घोषित किए गए थे। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना आपको, याद कर लेना सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? तो ये है पंचशील। पंचशील जो है भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ है। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना जो है आधुनिक विश्व की संकल्पना नहीं कर सकते? तो ये कहा गया किसके द्वारा? इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा। किसके द्वारा? इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा ये कहा गया था कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, ये दिया था इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा ये स्टेटमेंट। ओके, ध्यान रखना आपको, इसके द्वारा कहा गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान किसका नारा था? जय जवान जय किसान किसका नारा था? तो ये था लाल बहादुर शास्त्री का। किसका नारा था? जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का, ध्यान रखना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो ये हुआ 11 जनवरी 1966 को। कब हुआ? 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। ओके, ध्यान रखना आपको। किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था? किस उच्च न्यायालय के द्वारा जो है इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया गया था? तो ये दिया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जो है इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया गया था, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, ये भी याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार आंदोलन का नेतृत्व ये किया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया गया, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, उसके द्वारा आपातकाल की घोषणा कब की गई थी ये बताना है आपको। तो ये की गई थी 5 जुलाई 1975 को। कब की थी? 5 जुलाई 1975 को जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया? भारत में जो है सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा महिलाओं को जो है पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? तो ये दिया गया किसके द्वारा? बिहार के द्वारा, ध्यान रखना आपको, बिहार के द्वारा जो सबसे पहले 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं को पंचायत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? भारतीय किसान यूनियन जो है किस प्रदेश में किसानों का संगठन था? तो ये था उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो था भारतीय किसान यूनियन का संगठन था, किसानों का ये संगठन था, ध्यान रखना आपको, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? गोवा पर जो था वह किस विदेशी राज्य का शासन था? यह था पुर्तगाल का। सबसे पहले पुर्तगाल ही आया था गोवा में और सबसे अंत में भी पुर्तगाल ही गया गोवा को छोड़ के। ओके, ध्यान रखना आपको, पुर्तगाल गोवा पे जो है किस विदेशी राज्य का शासन था? तो ये पुर्तगाल का था। ओके, तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तेलंगाना मूवमेंट वाज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित था। किससे? आंध्र प्रदेश से, ध्यान रखना आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये है जम्मू कश्मीर से, ध्यान रखना आपको, जम्मू कश्मीर से संबंधित है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कर रहा था कौन? अमेरिका। कौन कर रहा था? अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था नेतृत्व। ओके, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे मिखाइल गोर्बाचेव। क्या कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वह सोवियत संघ के
अंतिम राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना आपको। MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई? MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत जो है किस देश में हुई? तो ये हुई अमेरिका में, ध्यान रखना आपको। अमेरिका में सबसे पहले MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो ये है प्रथम खाड़ी युद्ध से, प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है, ध्यान रखना आपको। प्रथम खाड़ी युद्ध से, फर्स्ट गल्फ वार से संबंधित है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करते हुए इराक पे आक्रमण किया था। कौन? अमेरिका किया था, ध्यान रखना आपको। इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन दक्षेस का सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये होगा चीन। ये जो है दक्षेस का सार्क का सदस्य नहीं है, ध्यान रखना आपको। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। दोनों मिला के टोटल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में। कहाँ पे? हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। उसमें जो है कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, कुल 15 जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, जज होते हैं 15। ओके, ध्यान रखना आपको। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है मानव अधिकारों की रक्षा से। किसके? मानव अधिकारों की रक्षा से, सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन राइट से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो भी संगठन है। ओके, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है वैश्विक ताप वृद्धि में किस देश को सबसे अधिक खतरा है? वैश्विक ताप वृद्धि से जो है दिए गए ऑप्शन में से किसको सबसे अधिक खतरा है? तो ये है मालदीव को। किसको है? मालदीव जो है वो एक आइलैंड कंट्री है, इसका जो है बहुत ही डूबने के कगार पे, जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो है समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण जो है मालदीव का कुछ हिस्सा जो है वो पानी में डूब गया है। तो सबसे ज्यादा खतरा किसको है? मालदीव को है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? तो ये हो जाएगा सभी। ये सभी जो है शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा, ये सारे जो है परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं, ध्यान रखना आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? तो ये हुई ब्राजील में। किस में हुई? ब्राजील में हुई वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए हैं? वैश्वीकरण से, ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं कौन? तो ये हुए निर्धन व्यक्ति, पुअर व्यक्ति, गरीब आदमी जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से, ध्यान रखना है। भूमंडलीयकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है? भूमंडलीयकरण जो है किन क्षेत्रों को समाहित करता है? तो ये करता है आर्थिक को, इकोनॉमिक को जो है समाहित करता है। भूमंडलीयकरण इस क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र को समाहित करता है। तो ये था पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट नंबर 4 का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो आपको। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।